सर 18। ठीक है। A ball is dropped vertically from a height d above the ground. It hits the ground and bounces up vertically to a height d by 2. Subsequent motion and air resistance. Its velocity v varies with height h above the ground. ठीक है, हमसे कह रहा है कि एक बॉल है, उसे ग्राउंड से d हाइट ऊपर से रिलीज किया जाता है, वो ग्राउंड से टकराती है, रीबाउंस करती है और d by 2 हाइट तक राइज करके जाती है। तो हमें कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो है उसके मोशन को रिप्रेजेंट करता है। आप देख सकते हैं चारों ऑप्शन वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। जब बॉल को हमने रिलीज किया तो बॉल ऊपर से नीचे फॉल करने लगी। क्या ये बॉल की वेलोसिटी कांस्टेंट है? जब बॉल को ऊपर से रिलीज करेंगे इज इट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी? मैंने अपना वीडियो बंद करना है, ठीक है, मैंने अपना बंद करना है। क्या इस बॉल की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी? स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? यस सर। तो क्या इसकी वेलोसिटी? सर एक बार दोबारा क्वेश्चन नंबर बताना। क्वेश्चन नंबर आप रीड कीजिए एक बार। Its question, it says a ball is dropped vertically from height d above the ground. It hits the ground and bounces up vertically to height d by 2, neglecting subsequent motion and air resistance. Its velocity v varies with height h above the ground as. ठीक है, अब आप मेरे को बताइए, जब बॉल को हम रिलीज करेंगे, बॉल ऊपर से नीचे ग्राउंड की तरफ मूव करने लगेगी, तो क्या उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी? हाँ सर, बढ़ेगी। बढ़ेगी। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बॉल की? 0। तो इसका मतलब है इक्वेशन का फॉर्म बना हमारे पास v स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh। ठीक है, अब एक एक्सेस आपकी v की है और दूसरी h की एक्सेस है। इसका मतलब है ये v जो है, इतनी चीज v, दिस इज प्लेइंग द रोल ऑफ y एंड दिस h इज प्लेइंग द रोल ऑफ x। तो ये इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल्स टू 2gx का फॉर्म है। क्या ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है? क्या ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है? नो सर, पैराबोला है। पैराबोला है। इसका मतलब है आपका थर्ड ऑप्शन रिजेक्ट हो गया, सी ऑप्शन रिजेक्ट हो गया, उसमें स्ट्रेट लाइन बनी थी। अब हमारे पास 3 ऑप्शन बचे हुए हैं, हम आगे का डिस्कशन अपना कंटिन्यू करते हैं। जब बॉल ऊपर से नीचे मूव करेगी तो उसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ डायरेक्टेड होगी। जब फ्लोर से टकरा जाएगी तो वेलोसिटी किस तरफ डायरेक्टेड होगी? अपवर्ड। इसका मतलब है पहले वेलोसिटी पॉजिटिव होगी तो बाद में नेगेटिव हो जाएगी टकराने के बाद, और अगर शुरू में नेगेटिव होगी, डाउनवर्ड को नेगेटिव बोला होगा, तो टकराने के बाद पॉजिटिव हो जाएगी। मतलब ग्राफ 2 अलग अलग क्वाड्रेंट में जाना चाहिए हमारा। एक वो पार्ट जब बॉल नीचे की तरफ मूव कर रही है, दूसरा पार्ट टकराने के बाद जब बॉल ऊपर की तरफ मूव कर रही है। तो ऐसा कौन सा ग्राफ बचा हमारे पास? ओनली फर्स्ट। सेकंड ग्राफ जो है उसमें दोनों कर्व्स जो है आपकी, आप देख रहे हो सेम क्वाड्रेंट में, वेलोसिटी पॉजिटिव है दोनों में, चाहे डाउनवर्ड मूव कर रही है चाहे अपवर्ड मूव कर रही है, पॉजिटिव है। फोर्थ में भी दोनों नेगेटिव है, जबकि आपको मालूम है जब बॉल नीचे की तरफ मूव कर रही है तब अगर पॉजिटिव है, तो जब अपवर्ड मूव करेगी टकराने के बाद तो नेगेटिव हो जाएगी, और शुरू में अगर नेगेटिव है तो टकराने के बाद पॉजिटिव हो जाएगी। तो ओनली फर्स्ट ऑप्शन ऐसा रह गया हमारे पास। कोई डाउट इसमें किसी को? नो सर। ओके, आप बता सकते हैं किस डायरेक्शन को पॉजिटिव और किसको नेगेटिव लिया है ग्राफ के अकॉर्डिंगली? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड को नेगेटिव लिया। वेरी ट्रू। नीचे वाला ग्राफ आपको दिख रहा है डी तक का है, बड़े कर्व है वो, और दूसरा वाला जो है छोटी कर्व है। पहले वेलोसिटी ज्यादा हो रही है, डी हाइट से चला, धीमे धीमे हाइट कम होने लगी, वेलोसिटी बढ़ती गई। एक बार वाई एक्सिस के नेगेटिव जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है, वहां पे हाइट 0 हो गई, ग्राउंड पे पहुंच चुका है। टकराने के बाद एकदम से वेलोसिटी अपवर्ड हुई, पॉजिटिव वाई पे चले गए, लेकिन वो वेलोसिटी उतनी ज्यादा नहीं है जितनी टकराने के समय थी। जस्ट टकराने से पहले वेलोसिटी ज्यादा थी, जस्ट टकराने के बाद वेलोसिटी कंपैरेटिवली कम है। तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, 19 में कोई डाउट? 20th, 21st,
22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th. Yes, sir, 27 Yes, sir. doubt. ठीक है. Sir, 27. Okay. For 1 by m of the distance between two stations, a train is uniformly accelerated, and 1 by n of the distance, it is uniformly retarded. It starts from rest at one station and comes to rest at the other. The ratio of the greatest velocity to the average velocity is. तुम कह रहा है कि एक ट्रेन दो स्टेशन के बीच में मूव करती है. पहले स्टेशन से वो रेस्ट पे चलती है और दूसरे स्टेशन पे फिर वो रेस्ट पे आ जाएगी. इन दोनों स्टेशंस के बीच में कोई डिस्टेंस होगा. उस डिस्टेंस का 1 by m पार्ट ये ट्रेन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन से कवर करती है. वो एक्सेलरेशन कितना है हमें पता नहीं, लेकिन हाँ यूनिफॉर्म है इतना पता है. और कह रहा है कि 1 by n पार्ट जो है वो यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन से करती है. ठीक है, यानी कि अगर डिस्टेंस d है दोनों स्टेशंस के बीच का, तो d by m एक्सेलरेटेड मोशन से है और d by n रिटार्डेड मोशन से है. इन दोनों को ऐड करने पे क्या हमें d मिल जाएगा? d by m प्लस d by n. क्या ये हमें d दे देगा? Will this give d or not? नहीं दे पाएगा. ये दे सकता है हमें d. अगर n भी m हो जाए या m भी n हो जाए तब दे सकता है. अगर m और n इक्वल नहीं है तो ये हमें d नहीं देगा. ठीक है, तब भी नहीं देना चाहिए सर, क्योंकि बीच में यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी आई थी. एग्रीड. ठीक है ना, बिल्कुल एग्रीड आपकी बात के साथ. तब भी नहीं देगा क्योंकि तब आ जाएगा हमारे पास 2d by m या 2d by n which will not be equal to that d. ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब दिस इज नॉट इक्वल टू d. तो मतलब एक्सेलरेटेड पार्ट है, रिटार्डेड पार्ट है, तो इसके बाद कोई और पार्ट बचा है जिसमें ना पॉजिटिव एक्सेलरेशन है ना नेगेटिव एक्सेलरेशन है, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी का एक पार्ट बचा है. वो कितना पार्ट बचा है? वो इतना पार्ट बचा है. ये जो डिस्टेंस आया अब आपके पास, इसमें से इसको माइनस करके, इसमें से d कॉमन ले लूं अगर मैं, तो 1 minus 1 by m minus 1 by n. ये डिस्टेंस उसने कवर किया कांस्टेंट वेलोसिटी से. ठीक है, हम इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लेते हैं. इस इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए हम इसका एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं. तो लेट्स सी द वेलोसिटी टाइम ग्राफ. Initially, the train starts from rest from one station, accelerates uniformly, acquires a velocity v, which is the maximum velocity. From this, it moves with constant velocity, and then it retards at a constant rate to finally come to this. ये जो ट्राइंगल बना है, से O A M, ये ट्राइंगल का जो एरिया आएगा वो एरिया रिप्रेजेंट करेगा जो उसने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड से डिस्टेंस कवर किया है, यानी कि d by m. ये एरिया d by m को रिप्रेजेंट करेगा. ये जो रेक्टेंगल बना ABNM,
सर आपकी आवाज आनी बंद हो गई। सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही। सर आपका माइक म्यूट हो गया। अब आ रही है आवाज? यस सर। चलिए देखते हैं। अब क्या हुआ, ये जो पार्ट था यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का, तो इस ट्रायंगल में जो एरिया आएगा वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन से कवर डिस्टेंस है। क्वेश्चन ने बताया था d by m है। d हमने माना था 1 by m ऑफ द टोटल डिस्टेंस था, तो d by m था। ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कवर्ड है, हमने फाइंड आउट किया था कितना होता है ये, तो ये हमने इसको लिख दिया। और ये यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन था जिसमें लेंथ कवर्ड हुई थी इतनी। ठीक है, चलिए अब जरा हम टाइम्स की वैल्यू लिखना शुरू करते हैं कि इस जगह पे टाइम कितना लिखना है, यहाँ टाइम कितना लिखना है, यहाँ टाइम कितना लिखना है, ये लिखने की बात करते हैं। अगर ये वेलोसिटी v है तो इस पार्ट की एवरेज वेलोसिटी हो गई हमारे पास v/2। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2, इनिशियल 0 फाइनल v, तो एवरेज हो गई v/2 और डिस्टेंस कवर्ड इतना है। तो यहां से यहां तक का जो टाइम है उस टाइम को हम निकाले से t1 टाइम फर्स्ट पार्ट के लिए, तो वो हो गया लेंथ कवर्ड d by m अपॉन एवरेज वेलोसिटी दैट इज v/2। तो ये सिंपलीफाई होकर क्या हो गया हमारे पास 2d by mv, यानी कि इस जगह के टाइम की वैल्यू हो गई 2d by mv। अब ये वाला टाइम यहां से यहां तक का टाइम कितना हो जाएगा, इसमें कवर डिस्टेंस यानी कि ये और ये तो स्पीड कांस्टेंट ही है डिवाइडेड बाय v, तो ये वाला टाइम जो है वो कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक का टाइम प्लस यहां से यहां तक का टाइम। यहां से यहां तक का टाइम तो हमने लिखा ही हुआ है 2d by mv, इसको मैं 2d by mv लिख देता हूं, प्लस फर्दर यहां से यहां तक जाने का टाइम कितना हो गया, दिस मच डिवाइडेड बाय v। गड़े में ये यहाँ का टाइम हो गया। अब रह गया एक ये वाला टाइम। इस पार्ट के लिए देखें तो ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, भले ही नेगेटिव है तो यूनिफॉर्म ही, तो इसके लिए भी एवरेज वेलोसिटी होगी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2, दैट इज v/2 एवरेज वेलोसिटी हो गई। तो ये वाला टाइम हो गया हमारे पास यहां से यहां तक का टाइम प्लस जितना यहां से यहां तक आने का टाइम लगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेट को लिखे तो इसका मतलब 2d by mv by mv प्लस d by v ब्रैकेट में 1 माइनस 1 by m माइनस 1 by n, और इतना टाइम और निकाल दें तो डिस्टेंस कवर्ड है d/2 d by n और एवरेज वेलोसिटी है v/2, इसका मतलब आ गया 2d by vm प्लस 2d by nv। अब देखो हमसे किस चीज के लिए कहा था, फाइंड आउट करने के लिए क्या कहा था, बड़ी आसानी से वो चीज हम निकाल सकते हैं। हमसे पूछा था रेशियो ऑफ द ग्रेटेस्ट वेलोसिटी, ग्रेटेस्ट वेलोसिटी तो हमने v की है, v लिख दिया, अपॉन एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कवर्ड d था, इसको मैं थोड़ा सिंपलीफाई कर देता हूं तो छोटा हो जाएगा मेरे लिए लिखने के लिए। अब देखो इस टर्म में एक टर्म ये हो गया आपके पास, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, इन सब में d by v कॉमन लिया जा सकता है, d by v मैंने कॉमन कर दिया। जब d by v कॉमन किया तो यहाँ पे आ गया 2 by m, यहाँ पे आ गया 1 माइनस 1 by m माइनस 1 by n, और इस जगह पे d by निकलने के बाद 2 by n आ गया। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूं, d by v 2 by m में से 1 by m माइनस किया, ये 1 तो पहले लिख लेता हूं, 2 by m में से 1 by m माइनस किया प्लस 1 by m आ गया, 2 by n में से 1 by n माइनस किया प्लस 1 by n आ गया।
अब देखिए एवरेज वेलोसिटी दैट टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, जिसमें से टोटल डिस्टेंस तो हमें मालूम है d है और वेलोसिटी ये है, तो टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन कितना हो गया, d डिवाइडेड बाय दिस टाइम, नहीं सॉरी एवरेज वेलोसिटी यही लिख देता हूं, d बाय दिस टाइम एवरेज वेलोसिटी होगी 1 प्लस 1 बाय m प्लस 1 बाय n, ये ऊपर भी था नीचे d बाय b था, सॉरी गलत लिखा, एक फिर से लिख रहा हूं, मैक्सिमम वेलोसिटी हो गई, ये हमने टोटल टाइम निकाल लिया है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम कर रहे हैं, तो d कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा 1 बाय v, डिस्टेंस d डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, दैट इज d बाय v, 1 प्लस 1 बाय m प्लस 1 बाय n, अब ये d d कैंसिल हो गया और ये v v कैंसिल हो गया हमारे पास, तो हमारे पास ये डिनोमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में है, तो रिजल्ट आ गया 1 प्लस 1 बाय m प्लस 1 बाय n। क्लियर है भैया? इज दिस क्लियर टू यू? सर यस सर। ठीक है, 28 में कोई डाउट? 29? सर 2 मिनट, ठीक है, सर 29 है। 29 है, देखता हूं। From the top of a tower, a stone is thrown up. सर 28 भी है। 28 भी है, चलो 28 पहले पढ़ लेते हैं। Two bodies move in a straight line towards each other with initial velocities v1 and v2 and with constant accelerations a1 and a2 directed against the corresponding velocities at initial instant. The maximum initial separation between the two bodies for which they will meet during the motion is मान लीजिए एक बॉडी यहाँ पे प्रेजेंट है, से ए, उसके पास एक वेलोसिटी है इस तरफ v1 और इसके अगेंस्ट एक्सेलरेशन है, मतलब ऑपोजिट में एक्सेलरेशन है a1। यहाँ पे एक बॉडी है v, उसके पास वेलोसिटी है v2 और उसके अगेंस्ट उसके पास भी एक एक्सेलरेशन है a2। मान लो इन दोनों के बीच का सेपरेशन जो है दिया था शेयर की मेरे को, मैक्सिमम सेपरेशन L मैक्स है। अब कह रहा है कि इन दोनों को मीट कर लेना चाहिए। सबसे इसको रिलेटिव से लगाएं तो सबसे आसान होगा हमारा काम। अब आप देखो तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो गई, v रिलेटिव, मान लो मैं इसकी वेलोसिटी निकाल रहा हूं रिलेटिव टू b, a की वेलोसिटी रिलेटिव टू b, तो ये हो गया v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर, क्योंकि v2 वेक्टर v1 के ऑपोजिट है तो दोनों ऐड हो जाएंगे सबट्रैक्शन में, आपके पास v1 प्लस v2 आ गया, ये v रिलेटिव आया आपके पास। अब आता है a रिलेटिव, इस a1 में से इस a2 को माइनस करेंगे। अब ध्यान रखिएगा v1 में से v2 माइनस किया था तो इस तरफ मिला था, ये v1 आई कैप था, ये माइनस v2 आई कैप था, v1 आई कैप माइनस माइनस v2 आई कैप, तो v1 प्लस v2 आई कैप मिला था। अगर इसे मैं वेक्टर में लिखूं और इस डायरेक्शन को मैं x एक्सिस स्पेसिफाई कर दूं तो मैं इसे ये लिख सकता हूं। एक्सेलरेशन के लिए देखते हैं, ये माइनस आई कैप में है, ये प्लस आई कैप में है। जब a1 आई कैप में से माइनस a1 आई कैप में से सब्ट्रैक्ट करेंगे a2 आई कैप, तो मिलेगा माइनस a1 प्लस a2 आई कैप।
रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, मान लो यहां पे मीट करते हैं तो इसकी डिस्प्लेसमेंट हुई यहां से यहां तक, ये वाली लेंथ, ये हो गया आई कैप। इसकी डिस्प्लेसमेंट हुई यहां से यहां तक की, ये वाली आपके पास। तो एक की प्लस में आ रही है डिस्प्लेसमेंट, दूसरे की माइनस में आ रही है। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे वेक्टर में तो दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों हो जाएंगे तो एल मैक्सिमम आई कैप आ जाएगी। ये कह रहा मैक्सिमम सेपरेशन है। अगर सोचो यहां पहुंचते पहुंचते इनकी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाए, फाइनल वाली वी रिलेटिव फाइनल जो है जीरो हो जाए, तो अगर ये लेंथ थोड़ी सी भी बड़ी होती तो क्या होता, इस लेंथ से थोड़ी सी भी बड़ी होती लेंथ, मान लो ये होती, ये पॉइंट पी है, ये लेंथ मान लो बल्कि x है, यहाँ से x1 मान लो ये थोड़ी देर के लिए, और ये लेंथ मान लो x2 है, तो क्या होता है, ये x1 डिस्टेंस ट्रेवल करके रुक जाता और ये x2 डिस्टेंस ट्रेवल करके रुक जाता यहाँ पे। तो एक यहाँ रुका होता है, क्या रुका होता, दोनों की मीटिंग नहीं हो पाती, उनके बीच में इतना सेपरेशन रह जाता। इससे थोड़ा सा भी ज्यादा हो जाए सेपरेशन तो ये मीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनकी वेलोसिटी यहाँ पे जीरो हो जा रही है। तो अब हमारे लिए क्या हुआ, फाइनल वी आर जो है, वी आर डैश कह लेता हूं मैं उसे, वो जीरो हो गया। अब देखो ये u का रोल प्ले कर रहा है, दिस इज u, फॉर्मूले में जो हम यूज करते थे ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी यानी कि v का रोल प्ले करेगा, ये एक्सेलरेशन का रोल और ये डिस्प्लेसमेंट का। v u a और s इनको कनेक्ट करने वाली इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे वो होगा v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये वाला फॉर्मूला हमने यूज करना है। v की जगह ये वाली वैल्यू रखनी है, जीरो हो गया, u का स्क्वायर यानी कि v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर हो गया, दोनों ऑपोजिट थे, माइनस में आ गया हमारे पास, 2a की जगह a1 प्लस a2 और s की जगह l मैक्सिमम, इससे l मैक्सिमम को सब्जेक्ट बना लीजिए, दैट विल बी योर आंसर। क्लियर है ये? इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now let's move on to question number 29. Here are from the top of a tower, a stone is thrown up which reaches the ground in time t1. Full stop. A second stone thrown down with the same speed reaches the ground in time t2. A third stone released from rest from the same location reaches the ground in a time t3. Then, ठीक है, suppose this is the tower, या बिल्डिंग whatever it was given, क्या दिया था हमें, टावर ही दिया था, दिस इज द टावर। अब मान लेते हैं इस टावर की सपोज थोड़ी देर के लिए हाइट h है। सबसे पहले हमने क्या किया, यहां से एक स्टोन को ऊपर थ्रो अपवर्ड, मान लो से हमने किसी वेलोसिटी से थ्रो किया है u से, इसे हमने वेलोसिटी u से थ्रो किया, तो ये पहले ऊपर जाएगा, कहीं पे जाकर के यहाँ पे मान लो इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, फिर ये वापस फॉल करना शुरू करेगा और फॉल करते करते फाइनली ग्राउंड पे पहुंच जाएगा। तो इसने टोटल टाइम जो लिया, यहाँ से यहाँ जाना प्लस यहाँ से आना, वो t1 टाइम है। जितनी देर तक ये एयर में रहा वो t1 टाइम है। इसको नाम मैं दे देता हूँ बॉल ए, दिस इज द फर्स्ट बॉल, मान लीजिए बॉल ए। सेकेंड बॉल की बात करता है, इसी जगह से रिलीज करता है सेकेंड बॉल को, लेकिन कैसे करता है, कैसे थ्रो कर दिया नीचे की तरफ से, दिस इज थ्रोन डाउन विद द सेम स्पीड यू। अब ये मूव करती है, ये आ जाती है, इसको मान लेते हैं ये बी वाली बॉल है, इसको टाइम लगता है t2, टाइम टेकन बाय ए वाज t1, टाइम टेकन बाय बी इज t2, और एक तीसरी बॉल है सी जिसको सिर्फ छोड़ देता है, और वो नीचे पहुंचती है
यूसी कितना है, 0 वेलोसिटी है, और वो नीचे पहुंचती है तो उसे टाइम लग जाता है t3। अब देखो तीनों बॉल्स के लिए जो चीज कॉमन है वो है उनकी डिस्प्लेसमेंट और उनकी एक्सेलरेशन। ये बॉल यहां से स्टार्ट हुई, इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट ड्रॉप, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट टावर के हाइट के बराबर डाउनवर्ड। दूसरी बॉल के लिए भी टावर के हाइट के बराबर डाउनवर्ड, तीसरी बॉल के लिए भी टावर की हाइट के बराबर डाउनवर्ड, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए is h downward, displacement of b is h downward, and displacement of c is also h downward. एक्सेलरेशन भी सेम है, एक बार बॉल को थ्रो कर दिया आपने तो इसका एक्सेलरेशन a equals to g डाउनवर्ड, और इसका भी एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड, और इसका भी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड। अब हम इन तीनों के लिए इक्वेशंस बनाने का डिसाइड करते हैं। अब हमें ये डिसाइड करना है कि हम कौन सी काइनेमेटिक्स की इक्वेशन यूज करेंगे। तो मैंने डिसाइड किया मैं डिस्प्लेसमेंट वाली यानी कि s equals to ut plus half at square यूज करूंगा। u के बारे में मेरे को हर एक बॉल के बारे में पता है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, u ली हुई है मैंने इस डायरेक्शन में अपवर्ड, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u ली हुई है डाउनवर्ड, और इसके लिए uc 0 है। तो मैंने कहा मैं इक्वेशन यूज करूंगा h equals to ut plus half at square, पहले के लिए यूज करूंगा ec equals to t3, ठीक है, पहले के लिए यूज करता हूं h लिखा, डाउनवर्ड वाले को मैंने प्लस लिख दिया है, तो ये अपवर्ड वाली चीज माइनस में सब्स्टिट्यूट होगी, माइनस u t की वैल्यू लिखनी है t1, फिर प्लस हाफ gt1 स्क्वायर, एक इक्वेशन ये बन गई मेरे पास पहली बॉल की। p के लिए सिमिलरली लिखते हैं, इसकी भी डिस्प्लेसमेंट h हुई, इसके लिए h किधर था डाउनवर्ड, और इसका u भी डाउनवर्ड है, प्लस में आएगा u t2 प्लस हाफ g t2 स्क्वायर। तीसरी बॉल के लिए भी सिमिलरली h इक्वल्स टू हाफ g t3 स्क्वायर, इसका u 0 था। ये तीन इक्वेशंस बन गई। अब देखो हमें रिलेशनशिप चाहिए t1 t2 और t3 में, इसका मतलब है इन दो इक्वेशन में जिनमें मुझे u दिख रहा है ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। सबसे पहले तो मैं इन दोनों इक्वेशन की मदद से u को हटाने का डिसाइड करता हूं। दिस इज माय इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2 and this is equation 3. I have decided that I am going to use equation 1 and equation 2 to eliminate u. u eliminate कर दूंगा। जो आपने हाँ बोलो जो बेटा। आपने फर्स्ट इक्वेशन लगाई है हाँ उसमें डिस्प्लेसमेंट आएगा, तो ये h कैसे आएगा, क्योंकि वो तो टावर के ऊपर जा रही है बॉल। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है बेटा? स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। एक पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट है, क्लियर है ना डिस्प्लेसमेंट? क्यों नेगेटिव? एक सब समझा रहा हूँ, पहले एक बार डिस्प्लेसमेंट का मैं और क्लियर कर दूं, हो सकता है आपकी तरह किसी और को भी डाउट हो। मान लीजिए एक पार्टिकल इनिशियल पॉइंट I से स्टार्ट करता है और फाइनल पॉइंट F तक जाता है, चाहे वो इस पाथ से जाए, चाहे वो इस पाथ से जाए, चाहे वो ऐसे ऐसे किसी पाथ को फॉलो करते हुए जाए, इन सारे केसेस में डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगी, और वो डिस्प्लेसमेंट रहेगी ये स्ट्रेट लाइन डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। तो ये किस रास्ते से गया उस रास्ते का मीनिंग नहीं है डिस्प्लेसमेंट में हमारे को, ठीक है ना? है क्या? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। तो पहली बॉल के लिए इनिशियल पॉइंट ये था, फाइनली वो ग्राउंड पे पहुंची तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? ये लाइन ड्रॉप की डायरेक्शन नीचे की तरफ आई तो h डाउनवर्ड हो गया। पहली बॉल को आपने थ्रो किधर किया था? अपवर्ड, क्वेश्चन ही बता रहा था, तो वो u अपवर्ड हो गया। दूसरी बॉल के लिए इसे किधर थ्रो किया था? डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड मार्क किया, इसकी भी डिस्प्लेसमेंट कितनी? यहाँ से चला था यहाँ पहुंचा, h डाउनवर्ड, इनिशियल से फाइनल की तरफ लाइन ड्रॉ कर दी। सेम इसके लिए है। अब क्लियर है ये? कोई डाउट है किसी को इसमें? नो सर। ठीक है, चलिए अब हम सर हाँ बोलो बेटा। सर अगर पहली वाली सिचुएशन में हम तीन इक्वेशन लगाए, जैसे एक बार ऊपर जाएगी और फिर नीचे लंबा हो आएगी। जाएगा, मेरी बात सुनो, काम लंबा हो जाएगा, ठीक है ना? इट विल बी अ लेंथी वर्क। आप ऐसे समझो, आप ऐसा कह रहे हो कि मैं यहाँ खड़ा हूँ
इस एज पे खड़ा हूं, इसको मैं थोड़ा सा फोल्ड कर देता हूँ, पेपर को मुड़ जा रहा है। मैं इस एज पे खड़ा हूं और मुझे यहाँ पे आना है, तो मेरे लिए सबसे आसान काम है कि मैं ऐसे चला जाऊं, यहाँ पे इधर से वॉक करूं, यहाँ आ जाऊं। आप ऐसे चलोगे तो भी पहुंच जाओगे, ऐसा नहीं है कि उससे नहीं पहुंचोगे, मेहनत ज्यादा हो जाएगी आपकी और शायद काफी ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है ये चीज? यस सर। अब देखो, हमने डिसाइड किया कि इस इक्वेशन और इक्वेशन से हम जो है u को एलिमिनेट करेंगे। उसके लिए मैंने क्या किया, कहा अगर इसमें इस इक्वेशन को मैं t2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वाला टर्म हो जाएगा माइनस u t1 t2, और इसे अगर मैं t1 से मल्टीप्लाई कर दूं इस इक्वेशन को तो ये हो जाएगा प्लस में u1 t2 t1 t2। एक में वही टर्म यहाँ पे माइनस में आएगा और एक में वही टर्म यहाँ पे प्लस में आएगा, दोनों को ऐड कर दूं तो एलिमिनेट हो जाएगा ये u का टर्म। तो मैंने ऐसा ही डिसाइड किया, मैंने कहा इक्वेशन 1 इंटू t2 प्लस इक्वेशन 2 इंटू t1, इसको मल्टीप्लाई किया मैंने t2 से, ht2 आ गया। एक एक टर्म को मैं करता जाऊंगा और ऐड करता जाऊंगा। इसे मल्टीप्लाई किया t1 से, ht1 आ गया, दोनों को ऐड किया, h कॉमन हो गया, ब्रैकेट में आ गया t1 प्लस t2। इसको मल्टीप्लाई किया माइनस u t1 t2, इसको मल्टीप्लाई किया प्लस u t1 t2, दोनों को ऐड किया, दोनों कैंसिल हो गए। इसे मल्टीप्लाई किया t2 से, हाफ g t1 स्क्वायर t2, ये हाफ g t2 स्क्वायर t1, इन दोनों में से हाफ g t1 t2 कॉमन हो जाएगा, प्लस हाफ g t1 t2 कॉमन, यहाँ पे t1 बचा, यहाँ पे t2 बचा, तो t1 प्लस t2 ब्रैकेट में आ गया। ठीक है, उल्टा साइन। अब ये मिल गया मेरे को। अब h की वैल्यू कितनी थी, वो तो इतनी थी, यहीं पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, इस जगह पे h की जगह मैं ये वैल्यू रख देता हूँ। तो अब इस इक्वेशन में h की जगह लिखा मैंने हाफ, ये t1 t2 तो कैंसिल ही कर दो, t1 प्लस t2, हाफ g t3 का स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ g t1 t2, हाफ g दोनों तरफ से कैंसिल आउट। आपको t2 की वैल्यू मिल चुकी है अंडर रूट t1, t3 की वैल्यू मिल चुकी है अंडर रूट t1 t2। क्लियर है ये? यस Is सर। this clear to you people? Yes, sir. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 में कोई डाउट? 31st, 32nd, 34th, सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कौन सा बेटा? 32। कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आवाज नहीं आई, फिर से बोलिए। 32। 32, ओके। सर कुछ ये दे रहा। a point initially at rest, a point initially at rest moves along its axis। ठीक है। सेकंड देखते हैं, कह रहा है a point initially at rest moves along its axis, its acceleration varies as a equals to 6t plus 5, a equals to 6t plus 5, ऐसा यूनिट्स में, यूनिट में लिखने नहीं है। It starts from origin। सॉरी सर 33 था, सर 33 था, ये नहीं था, ये तो हो गया। 33rd बताना है, ठीक है 33rd बताना है, बोलिए तो। ओके, कोई बात नहीं। 33rd देखते हैं। A lift is moving with uniform downward acceleration of 2 meter per second square. A ball is dropped from a height 2 meter from the floor of the lift. Find the time taken। सर आपकी वीडियो शो नहीं हो रही। Will strike the floor। ठीक है, ये एक लिफ्ट हो गई। This lift is accelerating downward with an acceleration of 2 meter per second square।
There is a ball which is released inside the lift. तो हम इसे रिलेटिव से करने में करते हैं, रिलेटिव से करने की कोशिश करते हैं। हमें दे दिया है कि इस बॉल की हाइट जो है वो 2 मीटर की है फ्लो से। इस बॉल का जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल, दैट इज इक्वल टू जी, जी की जगह मैं 10 लिख लेता हूं सर। दिस एक्सेलरेशन ए ऑफ बॉल इक्वल्स टू जी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट तो हुआ 2 मीटर का, क्या होगा, ये लिफ्ट नीचे की तरफ मूव करेगी, ये लिफ्ट का फ्लोर, मान लो इस फ्लोर को मैं कुछ नाम में देता हूं mn। कुछ देर के बाद ये फ्लोर मूव करते करते यहां पे आ जाएगा। ये mn यहां पे पहुंच जाएगा, उस समय ये बॉल मूव करते करते फ्लोर पे आ चुकी होगी। तो बॉल की डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक है डाउनवर्ड, और फ्लोर की डिस्प्लेसमेंट है इतनी डाउनवर्ड। जब रिलेटिव निकालोगे तो इस टोटल लेंथ में से ये वाली लेंथ माइनस करोगे तो आपको ये वाली लेंथ मिल जाएगी, क्योंकि इतना तो दोनों का कॉमन है, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये मिल जाएगा। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट मेरे को पता चल गई, वो है 2 मीटर डाउनवर्ड। रिलेटिव एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड है, ये भी डाउनवर्ड है, सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दो, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया डाउनवर्ड। ठीक है। रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी 0। अगर लिफ्ट की वेलोसिटी v थी तो शुरू में ये बॉल भी लिफ्ट के अंदर थी, तो जो लिफ्ट की वेलोसिटी वही इस बॉल के पास है, रिलेटिव निकालोगे सब्ट्रैक्ट करोगे 0 हो जाएगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो गई। अब देखो हमें निकालना है टाइम शेयर, कितनी देर के बाद ये टकराएगी। यहाँ पे s u a और t, यानी कि s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर की इक्वेशन सफिशिएंट है। u तो 0 ही है, तो s इक्वल्स टू हाफ at स्क्वायर या t इक्वल्स टू 2s बाय a का रूट, तो t इक्वल्स टू 2s बाय a का रूट आ रहा है। s की वैल्यू भी आपको पता है और आपको a की वैल्यू भी पता है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। क्लियर है ये? यस सर। 34th में कोई डाउट? 35th, 36th, Yes sir, 36 sir. 36 बता रहा हूं। ठीक है। A person standing at a distance s from a bus. The bus begins to move with constant acceleration a meter per second square away from the person. To catch the bus, the person runs with a constant speed v meter per second towards the bus. Minimum speed of the person so that he can catch the bus is. This is the position of the person. This is the bus. इन दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन है जो हमें गिवन है। Let's see what is that separation given s. कांस्टेंट वेलोसिटी है पर्सन के पास v, इसके पास एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है a। अब कुछ समय के बाद क्या होगा, बस मूव करते करते यहाँ पे पहुंचे। अगर पर्सन भी यहीं पहुंच जाए, दोनों एक ही जगह पहुंच जाए, तो इस पर्सन ने इस बस को पकड़ लिया। ठीक है। जब पर्सन यहाँ पहुंचेगा, अगर हम भी मिनिमम की बात कर रहे हैं, यानी कि इससे थोड़ा भी कम हो जाता तो ये इस बस को पकड़ नहीं पाता। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब ये पर्सन यहाँ पे पहुंचेगा तो पर्सन की स्पीड तो कांस्टेंट ही है, वो भी रहेगी। इस समय बस की स्पीड भी v हो चुकी है। अगर ये इससे 1 सेंटीमीटर भी पीछे रह गया होता तो पर्सन की स्पीड v है, बस की स्पीड v है, और बस के पास एक्सेलरेशन भी है। तो रिजल्ट क्या होता, अगले एक स्मॉल इंटरवल में पर्सन कम डिस्टेंस कवर करता, बस ज्यादा डिस्टेंस कवर करती बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन। तो बस और पर्सन के बीच का सेपरेशन उस 1 सेंटीमीटर से और बढ़ जाता। इसका मतलब है अगर मिनिमम चाहिए तो इस समय पर्सन और बस की स्पीड v हो जाएगी। इस समय बस की स्पीड भी v है और इस पर्सन की स्पीड भी v है। अब इस क्वेश्चन को भी मैंने डिसाइड किया कि मैं रिलेटिव से वर्क करूंगा,
तो मेरा काम आसान है। हम इसको भी बिना रिलेटिव के वर्क कर सकते हैं, इसे भी बिना रिलेटिव के वर्क कर सकते हैं। कोई बहुत ज्यादा लेंथी नहीं होता क्वेश्चन उसको करने में भी, लेकिन रिलेटिव की हैबिट डालें तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिलेटिव से बहुत आसानी से सॉल्व होते हैं और बिना रिलेटिव करें तो लेंथी हो जाते हैं, इसलिए हम रिलेटिव को प्रेफर कर रहे हैं। यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता बिना रिलेटिव करें या रिलेटिव के साथ करें, इन दोनों क्वेश्चन में हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टिल लेट्स मूव विद द कांसेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन। अब देखो पर्सन की डिस्प्लेसमेंट हुई यहाँ से यहाँ तक इतनी लेंथ इन दिस डायरेक्शन, और बस की डिस्प्लेसमेंट हुई इतनी लेंथ इन द सेम डायरेक्शन, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? पर्सन की डिस्प्लेसमेंट माइनस बस की डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ये वाली लेंथ s टुवर्ड्स राइट, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जो है वो s होगी टुवर्ड्स राइट। ठीक है, इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी की बात करते हैं। बस की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, u v इक्वल्स टू 0, तो v माइनस 0 ये v हो गई और ये v इधर हो गई। एक्सेलरेशन की बात करते हैं रिलेटिव, इसके पास एक्सेलरेशन 0 है, 0 माइनस a, तो ये माइनस a हो गया हमारे पास, माइनस a इधर कह लो या प्लस a इधर भी कह सकते हो आप रिलेटिव में। तो ये हमारे पास तीन क्वांटिटीज मिल गई हमारे को, और फाइनल देखें, फाइनल दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो v फाइनल रिलेटिव वाला v रिलेटिव फाइनल 0 हो गया। अब बड़ा आसान सा काम है, देख रहे हो आप जो पैरामीटर्स है उनको कनेक्ट करने वाला फॉर्मूला आपको पता है कि इनको कनेक्ट करने के लिए आपको जो फॉर्मूला यूज करना है वो v² = u² + 2as का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, जिसमें नहीं हमको t निकालना है ना, सॉरी क्या निकालना है, नहीं t नहीं निकालना है, v की वैल्यू निकालनी है। वेल एंड गुड, v की वैल्यू निकालनी है, v निकल आएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, u की जगह आप v सब्स्टिट्यूट कर दोगे, a की जगह माइनस a सब्स्टिट्यूट कर दोगे, s की जगह s सब्स्टिट्यूट कर दोगे, v को सब्जेक्ट बना दोगे। ये क्लियर है भाई? कोई डाउट है इसमें किसी को? भाई क्लियर है भी है? आपने लेफ्ट वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है ना? हाँ, राइट वाले को पॉजिटिव माना है, राइट वाले को। देखो रिलेटिव कैसे निकाला, एस रिलेटिव का मतलब हुआ एस रिलेटिव इक्वल्स टू एस ऑफ पर्सन माइनस एस ऑफ बस। ठीक है, मैं एक इंस्टेंट के लिए मान लेता हूं कि ये वाली लेंथ जो है वो x है, तो अब आप देखो s ऑफ पर्सन कितना हो गया, ये वाली लेंथ s प्लस ये वाली लेंथ s प्लस x i क्या, इसे i मान लो, इधर की डायरेक्शन x एक्सिस मान लो, i मान लो राइट की तरफ, माइनस बस की डिस्प्लेसमेंट यहां से आ गया है xi क्या, xi क्या कैंसिल हो गया, ये आ गया si क्या, यही मैंने s लिखा और डायरेक्शन ये लिख दिया, i क्या अपना लिख करके ऐसे डायरेक्शन मार्क कर दी कि इस तरफ है। सिमिलरली v के लिए किया है, इनिशियल वेलोसिटी के लिए u रिलेटिव इक्वल्स टू u ऑफ पर्सन माइनस u ऑफ बस। अब u ऑफ पर्सन कितना है, vi कैप, और बस का है 0 i कैप, तो ये आ गया vi कैप, यही मैंने से भी लिखा हुआ है और i कैप ना लिख करके डायरेक्शन इधर लिखी है। अब बोलो अगर रिलेटिव के लिए हम दूसरा कंसेप्ट यूज करेंगे तो सर डायरेक्शन साइन ऑफ v और a चेंज हो रहे हैं सर। नहीं हो रहे, मैं तीसरा भी लिख देता हूँ, फिर आप जो बोलोगे उसके अकॉर्डिंगली भी कर देता हूँ, पहले एक्सेलरेशन भी लिख देता हूँ एक बार रिलेटिव, फिर जो आप बोलोगे उससे भी कर लेंगे। a रिलेटिव इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ पर्सन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बस। अब a रिलेटिव हो गया हमारे पास, एक्सेलरेशन ऑफ पर्सन कितना है 0 है, तो 0 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बस कितना है ai कैप, तो ये सिंपलीफाई होकर के आया माइनस ai कैप, माइनस ai कैप, माइनस a लिखा है, डायरेक्शन राइट की तरफ की लिखी है, माइनस a लिख करके i की तरफ बोल दिया, या a लिख करके लेफ्ट की तरफ बोल दो। अब बोलो आप क्या कहना चाहते हो, मैं वैसे ही करूंगा। ऐसे रिलेटिव फाइंड करनी है तो हम एक बार p को अपोजिट डायरेक्शन वेलोसिटी लगा देते हैं दोनों की, तो उससे भी तो को रोक देता हूं मैं। अब रिलेटिव का कंसेप्ट ये था कि अगर मैं निकालूंगा वेलोसिटी ऑफ a रिलेटिव टू b, जिसका मीनिंग होगा va माइनस bb, इसमें मैं क्या मानूंगा कि b रुक गया और a को क्या करूंगा, b वाली वेलोसिटी भी दे दूंगा। तो चलो देखते हैं, इस कंसेप्ट को भी देखते हैं। अब b तो रुक गया, b रुका रह गया,
बी के पास ना कोई वेलोसिटी ना कोई एक्सेलरेशन, सब कुछ। अब मैं जो बी के पास था वो सारी चीजें मैं पी को दे दूंगा पर ऑपोजिट डायरेक्शन में। पी है, पी के पास पहले खुद क्या था, ए के पास कितना बी था, 0 था, ठीक है, 0 था इसके पास, कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं थी। दूसरी चीज एक्सेलरेशन की बात करते हैं, पी के पास खुद कौन सा एक्सेलरेशन था, कोई एक्सेलरेशन नहीं था, 0 था, इसका खुद का एक्सेलरेशन 0, और मुझे बी वाला एक्सेलरेशन इसे देना है पर ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो उसको एक एक्सेलरेशन दिया ए। अभी भी आप देखो तो वेलोसिटी इन दोनों का रिजल्ट इस तरफ मिल रही है और एक्सेलरेशन ऑपोजिट मिल रही है, दैट इज ए टुवर्ड्स लेफ्ट या माइनस ए टुवर्ड्स राइट कह लो। क्लियर है? यस सर। आई थिंक इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप सिंपलीफाई कर लोगे, डाउट हो तो मैं कर सकता हूं। सर अगर इस क्वेश्चन में हम v मतलब vb माइनस vp करेंगे तो उस टाइप से नहीं होगा ये क्वेश्चन? बिल्कुल हो जाएगा, vp माइनस vp से भी हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रिजल्ट आएगा, सेम आंसर आएगा। देखो मैं बना देता हूं वो भी। अब मैंने कहा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ p रिलेटेड टू a, तो इसका मतलब हो जाएगा u ऑफ b माइनस u ऑफ a। अब u ऑफ b माइनस u ऑफ a, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बस कितनी है, 0। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है, वी आई कैप, तो ये आ गया माइनस वी आई कैप, ठीक है। अब आते हैं एक्सेलरेशन के लिए, एक्सेलरेशन ऑफ बी रिलेटिव टू ए, तो ये होगा एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। बी का एक्सेलरेशन कितना है, ए आई कैप, ए का एक्सेलरेशन कितना है, 0, सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी यही बच जाएगा आपके पास। देखो v और a अभी भी ऑपोजिट डायरेक्शन क्या है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट भी देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ b रिलेटिव टू a इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ b माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ a। डिस्प्लेसमेंट ऑफ b रिलेटिव टू a इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ b कितनी है, सपोज ये लेंथ x है तो ये हो गया xi कैप, माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ a कितनी है, s प्लस x i कैप आ जाएगा। समझ गए ना, सब कुछ सेम रहेगा। आप बिना रिलेटेड के करोगे तो भी रिजल्ट सेम आएगा, उससे भी कर देता हूँ। मैंने की है इस क्वेश्चन के ऊपर, तो एक बार बिना रिलेटेड के भी कर लेते हैं। पर्सन यहाँ पे, बस यहाँ पे, ये शुरू की सिचुएशन है हमारे पास, कुछ देर के बाद की सिचुएशन। पर्सन भी यहाँ पे, बस भी यहाँ पे, दोनों एक ही जगह पहुंच गए। ये लेंथ हमारे को यहाँ से यहाँ तक की एस दी गई थी, ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक की मैंने अज्यूम कर ली एक्स है, मैंने लिखा फॉर पर्सन। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है पर्सन की, v गिवन थी। एक्सेलरेशन कितना है पर्सन का, 0 गिवन था। डिस्प्लेसमेंट कितनी है पर्सन की, s प्लस एक्स। तो पर्सन को टाइम कितना लगा, एक्सेलरेशन तो है नहीं, डिस्प्लेसमेंट ये, स्पीड ये, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्पीड, ये आ गया हमारे पास। फिर हमने कहा फॉर बस, बस के लिए देखते हैं इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 0, एक्सेलरेशन कितना, a, डिस्प्लेसमेंट कितनी, x। तो बस के लिए टाइम कितना हुआ, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u 0 है तो s इक्वल्स टू हाफ at स्क्वायर, इससे t को सब्जेक्ट बनाया तो t इक्वल्स टू 2s बाय a का रूट, तो t इक्वल्स टू अंडर रूट 2s की जगह x है, ये आ गया, या मैं t स्क्वायर ही लिख देता हूँ, t स्क्वायर इतना आ गया मेरे पास, इसको भी मैं स्क्वायर कर देता हूँ,
अब जितनी देर में पर्सन यहाँ से यहाँ पहुंचा है, बस भी उतनी देर में यहाँ से यहाँ पहुंची है। तो इसका मतलब है ये दोनों टी स्क्वायर इक्वल होने चाहिए। इन दोनों को मैं इक्वेट करा देता हूँ और सॉल्व कर लेता हूँ, इससे भी मेरे को सेम रिजल्ट मिल जाएगा। कह रही है चीज? यस थोड़ा सर। लेंथी हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता हमारे पास। कोई डाउट इसमें किसी को? नो सर। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था ये? थर्टी सिक्स था। 37 में कोई डाउट? नो सर। 38? यस सर। सर उसमें जो बीच में 9 दे रखा है वो मिसप्रिंट है क्या? देखता हूँ, रीड करता हूँ। A stone dropped from the top of a tower travels 5/9 of the, हाँ वो 9 मिसप्रिंट है, of the total height of the height of the tower, वो मिसप्रिंट है 9 वहां पे कुछ भी नहीं है, नथिंग। 9 को कट कर दो, कोई चीज नहीं है उस जगह पे। यानी कि क्वेश्चन ये हुआ, stone dropped from top of a tower travel 5/9 of the height of the tower during the last second of fall. Half height of the tower is, वो 9 नहीं है वहां पे। करना है, इसे बताना है बेटा। नो सर हो जाएगा। नो सर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39। यस सर। 39 डाउट है सर। ठीक है। Engine of a car can produce a maximum acceleration of 2 meter per second square and its brakes can produce a maximum retardation of 3 meter per second square. Minimum time in which the car can travel a distance of 6 kilometers is, देखो रेस्ट टू रेस्ट की बात है। पहले एक्सेलरेट करेगी, कार रेस्ट पे होगी, एक्सेलरेट करेगी, एक मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर करेगी, उसके बाद ब्रेक्स लगा दी जाएंगी, रिटार्ड करेगी और फाइनली फिर रेस्ट पे आ जाएगी और टोटल डिस्टेंस कवर्ड जो है वो 6 किलोमीटर हो जाएगा। मैंने कहा ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते हैं और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से करना इन्हें सबसे आसान होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में रुकने की बात तो हुई नहीं कि वापस रुका भी है क्या? नहीं, वो तो अंडरस्टूड है भाई, क्वेश्चन में रिटार्डेशन दिया है तो उसको देखो, कह रहे हैं अब मान लो मेरे को एक जर्नी करनी है, ठीक है ना, ट्रेन में, तो भाई जहां से मैं बैठूंगा वहां ट्रेन मुझे चलती हुई चाहिए या रुकी हुई चाहिए? बैठोगे वो तो रुकी हुई चाहिए सर, लेकिन जरूरी थोड़ी ना। और जहां मुझे उतरना है वहां बीच में कोई स्टेशन आता है, जरूरी थोड़ी ना वहां पे ट्रेन रुके ना रुके। उसने तो कहीं 6 किलोमीटर। इंजन मेरे को ये कह रहा है, इंजन ऑफ अ कार produces the maximum acceleration of this much and brakes can produce the maximum retardation of this. मिनिमम टाइम जिसमें मैं 6 किलोमीटर दूर जाता हूँ, 6 किलोमीटर दूर जाना है, यानी कि मेरी मंजिल 6 किलोमीटर दूर है, तो वहां जाकर तो मैं रुकूंगा ही ना। यस सर। ठीक है ना, तो वो अंडरस्टूड है अपने आप में। अगर वो नहीं लेंगे तो फिर हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, वो थ्रू आउट एक्सेलरेट होता रहेगा, वहां से निकल जाएगा, 6 किलोमीटर के आगे निकल जाएगा। तो वो हमें नहीं लेना है, रेस्ट टू रेस्ट की सिचुएशन लेनी है। अब अगर कहो तो मैं ये क्वेश्चन बताऊं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम अलग अलग डेटा के लिए पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, और बोलोगे तो मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाऊंगा और ये सॉल्व हो जाएगा। रहने दो, फिर तो हो जाएगा वो करने। 40th क्वेश्चन में कोई डाउट? 41st सर 40 क्वेश्चन 40? हाँ ठीक है। A balloon is moving vertically up with a velocity of 4 meters per second. When it is at a height edge, a body is released from it. It reaches the ground 4 seconds. The height of the balloon when the body is released. यस अरे फिर बैठाओ ने बैठ उधर से क्यों ले और पेंसिल ले शॉर्पनर ले। This is the balloon. It is at a height h. पहला मैथ खोल पहला मैथ। जब तक आप मेरे से 5 क्वेश्चन लिखवा दे हाँ तो। और जिसको घर पे या आपस में किसी और से बात करनी है, उठिन बैठ रहे तू, अपने को म्यूट करो। सुनी ना ने कौन उठिन बैठ। चलिए देखो कौन बोल रहा है, उसको म्यूट कर दो परमानेंटली। एच हाइट से पे है बलून और ऊपर मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से।
अब देखो मैंने आपको पहले भी बताया, अगर कोई चीज मूविंग है और उसमें कोई दूसरी चीज प्रेजेंट है तो उसके पास वो वेलोसिटी तो है ही जो मूविंग के पास है। इफ आई एम इन अ ट्रेन एंड द ट्रेन इज मूविंग तो आई हैव द सेम वेलोसिटी एज द ट्रेन। हाँ, मैं ट्रेन के अंदर चलना शुरू कर दूंगा तो ट्रेन की वेलोसिटी के साथ साथ मेरे पास एक एडिशनल वेलोसिटी भी होगी। इफ आई एम इन अ प्लेन, आई एम सिटिंग इन अ प्लेन एंड द प्लेन इज मूविंग, आई एम आल्सो मूविंग विद द सेम वेलोसिटी एज द ट्रेन। I am in a boat, the boat is moving, I am also possessing the same velocity as that of the boat. तो ऐसे ही बलून के अंदर अगर कोई चीज प्रेजेंट है तो उसके पास वही वेलोसिटी है जो बलून के पास है। अब आप मान लो, मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ, ये बलून है और इस बलून में क्या है, एक बास्केट रखा है जो हमने दिखाई दी। मान लीजिए इस बलून में, बलून को थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, बलून में ये इस तरह से बास्केट अटैच है, ठीक है ना, बड़ा बलून है, हॉट एयर बलून मान लो, ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। इस बास्केट में कुछ लोग प्रेजेंट है, उसमें एक छोटी सी बच्ची है, स्मॉल चाइल्ड, उसके पास उसकी छोटी सी डॉल है, वो एकदम बलून की एज पे, अगर बास्केट ये है, यहाँ पे वॉल बनी हुई है तो इस वॉल के एकदम पास में खड़ी हुई है एज पे, और उसकी डॉल उसके साथ इस तरह से एज से जस्ट उसने बाहर निकाल रखी है। बात करते करते वो अपनी डॉल छोड़ देती है, उसके हाथ से छूट जाती है उसकी डॉल। देखो बलून मूव कर रहा है अपवर्ड, वो लड़की है इसी बलून में, इसका मतलब वो लड़की भी उसी वेलोसिटी से अपवर्ड मूव कर रही है। डॉल है उसके हाथ में तो डॉल भी उसी वेलोसिटी से मूव कर रही है जिससे गर्ल मूव कर रही है। अब छोड़ने के बाद भी ड्यू टू इनर्शिया डॉल के पास मास है, उसकी वेलोसिटी उसके पास मेंटेन रहेगी। इसका मतलब है जब वो छोड़ेगी तो ये ड्रॉप इमीडिएटली, ये डॉल जो है, ये डॉल उसके हाथ से रिलीज हो गई, ये ऊपर मूव कर रही है v स्पीड से, v नॉट स्पीड से, तो ये डॉल शुरू में नीचे नहीं फॉल करेगी, ये भी v नॉट स्पीड से ऊपर मूव करेगी। लेकिन जब ये ऊपर मूव करेगी तो नाउ इट विल आल्सो बी अफेक्टेड बाय g, तो इसकी स्पीड कम होने लगेगी, या ऊपर जाएगी कहीं पे और उसके बाद फिर फॉल करेगी और ग्राउंड जाएगी। इसका मतलब है इस बलून से अगर कोई चीज छूटती है तो इनिशियल वेलोसिटी उस चीज की जो है वही होगी जो बलून की है। जो भी चीज रिलीज हुई है उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, वो हो गई 4 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड। रिलीज होते ही इसके पास एक एक्सेलरेशन आ गया which is g से 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड। कोई वैल्यू दी तो नहीं दी इसमें एक्सेलरेशन की, दी है 9.8, तो लेट्स टेक 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड। और डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, h डाउनवर्ड, और टाइम कितना लग गया इसे नीचे आने में, 4 सेकंड। अब देखो रिलीज यहां से हुई थी चीज, या यहाँ पे कह लो यहां से जो चीज है वो रिलीज हुई है, अब वो ऊपर जाए फिर नीचे आए या डायरेक्टली नीचे आए, ये किसी भी तरह से जाए वो, और फाइनली वो इस पॉइंट पे पहुंचती है, यहाँ पे पहुंचती है ग्राउंड पे, तो डिस्प्लेसमेंट तो सेम रहेगी। सर एच सी वर्मा में कौन सा चैप्टर है? क्या चीज बेटा? एच सी वर्मा में कौन सा चैप्टर है? एच सी वर्मा में मैं एच सी वर्मा में चैप्टर का नाम भी बोलता हूँ, पेज नंबर भी बोलता हूँ कि एच सी वर्मा में ये कौन सा चैप्टर है, बोलता हूँ आपको। एच सी वर्मा में एक्चुअली में पूरा काइनेमेटिक्स है ना, वो कंबाइंड है, सर्कुलर मोशन को छोड़ के बाकी काइनेमेटिक्स एक ही एक्सरसाइज में कंबाइंड है। उसी में प्रोजेक्टाइल मोशन है, उसी में रिलेटिव मोशन है, उसी में वन डायमेंशन मोशन है। मैं अभी एक बार बुक से चेक करके आपको बता देता हूँ कौन सा है। थर्ड चैप्टर है तो थर्ड चैप्टर होगा, पहले मैं चेक कर दूंगा, पहले ये क्वेश्चन एक बार सॉल्व कर। अब देखो क्या U, A, S और T इसको कनेक्ट करने वाली कोई इक्वेशन है मेरे पास काइनेमेटिक्स की यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में? सर तो बस उस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो और H को सब्जेक्ट बना दो। करूं इसे सॉल्व की हो जाएगा? जाएगा सर, हो जाएगा। देखता हूं मैं सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर कल बोलो। टेस्ट होगा? सर कल टेस्ट होगा? एक बार शैलेंद्र से बात करके कर। शैलेंद्र कल इनका टेस्ट है ना बच्चों का? शैलेंद्र सर हमारा तो अलग अलग सब्जेक्ट का है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, मैथ का, केमिस्ट्री का अलग अलग होगा। नहीं, कंबाइंड आएगा पेपर। सर अभी
अभिषेक सर का मैसेज आया है, उन्होंने 1 घंटे का टेस्ट बताया है। अब तो बेटा 1 घंटे का टेस्ट मैथ्स का होगा, 1 घंटे का फिजिक्स का होगा, वो ऐसे देगा आपको कि आप 1 घंटा करके अटेम्प्ट कर पाओगे। कल टेस्ट है ना इनका, ठीक है बच्चों कल टेस्ट तुम्हारा। और आपने बिल्कुल ठीक बोला, रेस्ट एंड मोशन के नाम से, काइनेमेटिक्स के नाम से एचसी वर्मा में ये चैप्टर है और चैप्टर 3 है ये। फोर्टी फर्स्ट में कोई डाउट? 42nd, 43rd? सर 42nd कंसेप्चुअल मतलब वर्बल तो हो गया सर, लेकिन इक्वेशन से सोल्व नहीं हुआ। चलो मैं एक बार रीड करता हूँ फिर आपको बताता हूँ क्या हमारा है। An object is thrown vertically upward with its speed u1. It travels 8 meters in the last second of its upward motion. If the object is thrown upward with a speed u2, which is twice of u1, the distance now traveled by the object during the last second of its upward journey is. आप याद करो तो मैंने आपको एक बहुत कुछ important points बताए थे। मैंने कहा था अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्मली रिटार्ड करती है और रिटार्ड करने के बाद एक बार मोमेंट्री रेस्ट पे आती है और अपना पाथ रिट्रेस करती है, तो रुकने से पहले के आखिरी टी सेकंड में वो जितनी लेंथ कवर करती है, जब वापस लौटना शुरू करेगी तो पहले टी सेकंड में भी वो उतनी ही लेंथ कवर करेगी। एंड दैट इज गिवन एज s equals to mod of half at square। ठीक है ना, ऐसे वेलोसिटी के लिए तो उसमें प्रेस कर दो तुरंत आ गया दोनों। सर वो तक उससे तो आ गया सर, लेकिन ये क्वेश्चन इक्वेशन से नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता। बिल्कुल आ सकता है, लंबा हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, इक्वेशन से भी दिखा रहा हूँ, इट विल कम, नो प्रॉब्लम विद दैट, ये आराम से आएगा। मैं एक बार फिगर बनाऊंगा तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी क्या है। मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को मैंने u वेलोसिटी से वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर दिया। अब ये u अगर आप u1 कर दोगे तो पहली वाली सिचुएशन आ जाएगी, u को u2 रख दोगे तो दूसरी सिचुएशन आ जाएगी। अब ये ऊपर मूव करने लगा, यहां पे पहुंचा, जब चला था तो टाइम की वैल्यू 0 थी, जब यहां पहुंचा तो टाइम की वैल्यू सपोज कैपिटल T हो चुकी और यहाँ पे वेलोसिटी इसकी 0 हो चुकी थी, मोमेंटरी रेस्ट पे पहुंचा, यानी कि ये हाईएस्ट पॉइंट है। ये पॉइंट है जहां पे जब ये पहुंचा था तो t की वैल्यू t-1 थी। इसका मतलब है इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जाने में कितना टाइम लगा इसे, सेकंड में मान लो, अब ये t सेकंड था, ये t-1 सेकंड है, तो 1 सेकंड ही लगा यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम। और मान लो यहाँ पे वेलोसिटी इसकी थी, ठीक है, तो मैं सिर्फ इतने ही पार्ट को यूज करता हूँ, मुझे नीचे की जरूरत ही नहीं है, इसको b नॉट कह देता हूँ। अगर मैं यहाँ से a से b जाने की बात करता हूँ, a टू b के लिए, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई? इनिशियल वेलोसिटी हो गई v नॉट अपवर्ड, ये वाली नहीं रही, क्योंकि मैं तो a से b जाने की बात कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा कहीं और होगा, मैं तो सिर्फ a से b देख रहा हूँ, तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ये हो गया, फाइनल पॉइंट ये हो गया। ओके, एक्सेलरेशन कितना हो गया? वो तो g था थ्रू आउट ही, इस पार्ट के लिए भी g था डाउनवर्ड, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0 हो गई, ठीक है। ये हाइट मान लो स्मॉल h है, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? h अपवर्ड, a से b क्या है, a से b ऊपर गया है, तो h अपवर्ड हो गई, ठीक है। टाइम कितना लगा है इसी चीज के लिए? तो t-1 यहाँ पे घड़ी रीड कर रही थी, t यहाँ पे रीड कर रही है, तो टाइम 1 यूनिट का हो गया हमारे पास। डेल टी कर देता हूँ, टाइम टेकन जो है वो हमारे पास 1 सेकेंड का हो गया इंटरवल। अब अगर मान लो मैं b नॉट निकालना चाहता हूँ,
तो मैंने v नॉट को लिया, vf को लिया, एक्सेलरेशन को लिया और टाइम को लिया। तो v इक्वल्स टू u प्लस at की इक्वेशन बनेगी। v इक्वल्स टू u प्लस at, v की जगह 0 आया, u की जगह v नॉट आया, a की जगह माइनस g आया, t की जगह 1 आया। तो v नॉट इक्वल्स टू g आया। अगर g 10 मीटर पर सेकंड था तो 10 मीटर पर सेकंड आ गया। इररिस्पेक्टिव आपने u से थ्रो किया था, u1 से थ्रो किया था, u2 से थ्रो किया था, कोई फर्क नहीं पड़ा हमारे को। अब मान लो मैं s निकालना चाहता हूं, तो मैंने कहा s निकालने के लिए मैं इक्वेशन यूज करूंगा v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं। v स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी हो रही है 0, हमारे पास कहीं लिखी हुई मैंने जैसे v स्क्वायर 0 हो गया, u स्क्वायर कितना हो गया, v नॉट का स्क्वायर हो गया, माइनस 2g h आ गया। तो h कितना आ गया, v नॉट का स्क्वायर अपॉन 2g, और यहां से v नॉट कितना मिला था हमें, g मिला था। तो v नॉट की जगह मैंने कहा g लिख दो, तो यहाँ g लिखा तो g स्क्वायर गया, g कैंसिल हो गया, g बाई 2h। इसको गलत लिख दिया मैंने, फिर से लिखता हूं। यहां से बनाया h को v नॉट का स्क्वायर बाई 2g। नाउ h इक्वल्स टू v नॉट स्क्वायर की जगह v नॉट की वैल्यू रखी g स्क्वायर, तो ये आ गया g बाई 2। अब किस वेलोसिटी से थ्रो किया उसके ऊपर कोई डिपेंडेंस नहीं है, आप देख सकते हो यहाँ। क्लियर है ये? कोई डाउट इसमें किसी को? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 44, 45, 46, 47, 47, 48, ठीक है। 47 भी है। सर 47 भी। 47 भी ले लेते हैं, नो इश्यूज। क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है x कोऑर्डिनेट इज 7t plus 4t स्क्वायर, 7t plus 4t स्क्वायर, यानी कि x कोऑर्डिनेट टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है दे दिया हमें, और y कोऑर्डिनेट भी हमें दिया गया है कि वो कैसे वेरी कर रहा है टाइम के साथ, प्लस 5t। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं तो मुझे वेलोसिटी इन x डायरेक्शन मिलेगी, vx इक्वल्स टू dx बाई dt। ये हो जाएगा 7 प्लस 8t, और अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे v मिलेगा वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। ये आ गया मेरे पास y डायरेक्शन। सर इसमें तो x कोऑर्डिनेट है, डिस्प्लेसमेंट थोड़ी ना है। देखिएगा आप ही के क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं। एक पार्टिकल O से चलते चलते पॉइंट P तक आ जाता है इस लाइन पे मूव करते करते, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। ये वेक्टर रिजॉल्व किया जा सकता है दो वेक्टर्स में, या आप मान सकते हैं कि दिस वेक्टर इज अ सम ऑफ टू वेक्टर्स। देखिए वो कौन कौन से वेक्टर्स हैं, मैं आपको लिख के दूंगा। सर ब्लैक बोर्ड ब्लर आ क्या चीज बेटा, अभी दिख रहा है? बात समझ गई वाली, समझ में आ गया ना? ये डिस्प्लेसमेंट हो गई यहां से यहां तक xi क्या, और ये डिस्प्लेसमेंट हो गई yj क्या। ऐसे ही अगर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ले लूंगा तो एक वेलोसिटी vx की होगी, एक vy की होगी। क्लियर है ना ये? यस सर। ओके, अब एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं इसे, तो एक्सेलरेशन मिल जाएगी x में, ax इक्वल्स टू dvx बाई dt, ये 8 आ गया, और ऐसे ही ay इक्वल्स टू dvy बाई dt, क्योंकि 0 आ गया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो
एक ही एक्सेलरेशन मिली है हमारे को 8 यूनिट्स की, और एक्सेलरेशन ही शायद आई थिंक पूछा था, मैं चेक कर लेता हूँ। सेवेंथ क्वेश्चन एक्सेलरेशन ही पूछी थी, तो एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा आंसर बन गया। मान लो सपोज मैं यहाँ पे फंक्शन बदल लेता हूँ, ये होता, तब क्या होता, यहाँ पे मेरे को 10t मिला होता, और यहाँ पे तब मुझे 0 नहीं मिलता, 10 मिलता। तो अब क्या है, मेरे पास एक एक्सेलरेशन 8 यूनिट्स की है इधर, और एक इधर 10 यूनिट्स की, y में 10 यूनिट्स की, और x में जो है 8 यूनिट की एक्सेलरेशन है। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ये वाली मेरे को बतानी होती कितनी है। तो क्या हो जाता, इस चीज का स्क्वायर प्लस इस चीज का स्क्वायर का रूट, ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते, यानी कि एक्सेलरेशन कितना आ जाता मेरे पास, ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर का रूट। ठीक है, अब मान लो मैं पहले वाला ही फंक्शन करता हूं, इसे फिर से एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। मुझे ये दिया हुआ है, मुझसे कहता है कि जिस पाथ में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी लोकस बता दो। लोकस का मतलब उस पाथ की इक्वेशन बता दो। अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, अगर किसी पैराबोला में मूव कर रहा है तो पैराबोला की इक्वेशन, सर्कल में मूव कर रहा है तो सर्कल की इक्वेशन, और अगर किसी और कर्व में मूव कर रहा है तो उस कर्व की इक्वेशन बता दो। ऐसा करने के लिए बहुत आसान तरीका है हमारे पास। देखो यहाँ पे t इज अ पैरामीटर। पैरामीटर हम किसे कहते हैं, अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं से x एंड y, और वो किसी तीसरे वेरिएबल के टर्म में एक्सप्रेस्ड है, तो ये तीसरा वेरिएबल पैरामीटर कहलाएगा। जैसे आप देख लो x, y और t, तीन वेरिएबल्स हैं, x भी t के टर्म में एक्सप्रेस्ड है, y भी t के टर्म में एक्सप्रेस्ड है, तो हम कह रहे हैं कॉमन पैरामीटर t है। अगर आपको x और y के बीच में रिलेशनशिप चाहिए तो इन दो इक्वेशन की मदद से t को हटा लीजिए, यहां से आप बहुत आसानी से t को सब्जेक्ट बना सकते हैं। t इक्वल्स टू y अपॉन 5। जैसे ही आप ये करते हैं, इस इक्वेशन में t की जगह y अपॉन 5 लिख दीजिए। x इक्वल्स टू 7 इंटू y अपॉन 5 प्लस 4 इंटू y अपॉन 5 का स्क्वायर। x इक्वल्स टू 7y अपॉन 5 प्लस 4y स्क्वायर अपॉन 25। इसे भी मैं 25 कर देता हूं, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ये 25 मैं इधर ले आया, 25x इक्वल्स टू 35y प्लस 35y प्लस 4y स्क्वायर। ये इक्वेशन बनी। क्या पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है? एक पार्टिकल जिसका x कोऑर्डिनेट टाइम के साथ ऐसे चेंज कर रहा था, y कोऑर्डिनेट ऐसे चेंज कर रहा था, क्या उस पार्टिकल का लोकस जिस पाथ में वो मूव कर रहा है वो स्ट्रेट लाइन है? नो सर, पैराबोला है। पैराबोला है। आपको क्लियरली दिख गया, इट इज अ पैराबोला। तो हमें चार ऑप्शन दिए हो सकते थे यहाँ पे, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स। एलिप्स हमने पढ़ा नहीं है तो एलिप्स आएगा भी नहीं, जहां तक हम मान के चल रहे हैं। तो हमारे पास पहचानी हुई इक्वेशन आ गई, जैसे भी हमने निकाला है, तो ये हो गया। अगर मान लो ऐसा होता है, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, ठीक है, तो ये तो आप पहचान लेते पैराबोला। अब मान लो हमने एलिप्स तो पढ़ा नहीं, लेकिन हम सर्कल की इक्वेशन समझते हैं क्या होती है, हम लाइन की इक्वेशन समझते हैं क्या होती है, पैराबोला की इक्वेशन समझते हैं क्या होती है। अगर ये तीन नहीं मैच करेंगे तो ऑटोमेटिकली फोर्थ हो जाएगा एलिप्स। हमें सोचने की जरूरत नहीं है, चार ऑप्शन थे, तीन नहीं मैच कर रहे तो ऑब्वियसली द फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आप लोगों ने कहा था 48 क्वेश्चन। p इक्वल्स टू ax स्क्वायर अल्फा x स्क्वायर अल्फा x स्क्वायर प्लस बीटा x, मैंने कैसे डिफरेंशिएट करना, dt by dx इक्वल्स टू 2 अल्फा x प्लस बीटा, रेसिप्रोकेट कर दो, dx by dt इक्वल्स टू 2 अल्फा x प्लस बीटा होल टू द पावर -1। ये dx by dt वेलोसिटी है, दिस इज वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू
dv by dt। इसका मतलब है d by dt of 2 alpha x plus beta to the power -1। नाउ a equals to, सबसे पहले तो ये पावर मल्टीप्लिकेशन में आई, -1 मल्टीप्लिकेशन में, जो ब्रैकेट में टर्म लिखा हुआ है वो एज इट इज आएगा आपके ऊपर। पावर 1 यूनिट इससे कम करेंगे, -1 था, एक और सब्ट्रैक्ट किया, -2 आया। लेकिन अब जिस चीज को आपने डिफरेंशिएट किया है t के रिस्पेक्ट में, वो t नहीं है, वो कोई t का फंक्शन है, x पोजीशन है, पोजीशन इज सम फंक्शन ऑफ t। इसका मतलब है मुझे इस ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म्स का एक डेरिवेटिव और करना होगा, इसमें मल्टीप्लाई, दैट इज d by dt of 2 alpha x plus beta, ये और मल्टीप्लाई करना होगा। इसको और सिंपलीफाई करते हैं, 2 alpha x plus beta to the power -2, पहले टर्म को डिफरेंशिएट किया, 2 अल्फा आ गया, इनटू था, सॉरी 2 अल्फा। लेकिन x का टर्म कर रहे हो t के रिस्पेक्ट में, तो एक dx by dt का टर्म भी आया और इसका तो 0 आया कांस्टेंट का, तो ये टर्म और आ गया। अब ये इक्वेशन मेरे पास हो गई a इक्वल्स टू -2 अल्फा ब्रैकेट में 2 अल्फा x प्लस बीटा टू द पावर -2 इंटू v, dx by dt v हो गया। v की वैल्यू ये थी, सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, -a को सब्जेक्ट बना देता हूँ, -a का मतलब रिटार्डेशन हो जाएगा, -a इक्वल्स टू 2 अल्फा x प्लस बीटा टू द पावर -2 इंटू 2 अल्फा x प्लस बीटा टू द पावर -1, दैट इज -a इक्वल्स टू 2 अल्फा इंटू 2 अल्फा x प्लस बीटा टू द पावर -3। ये हमारे पास सॉल्व हो गया। अच्छा, v के टर्म में दे रहा था, कोई बात नहीं, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ये चीज ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर v है, तो ये आ गया -a इक्वल्स टू 2 अल्फा v। मैंने ध्यान नहीं दिया शुरू में, नहीं तो इसे v रहने देता, इसे v स्क्वायर के टर्म में आ जाता, तो एक ही स्टेप में मेरा आंसर आ गया होता, इतने स्टेप नहीं लगते, यहीं पे आंसर आ जाता। इस चीज को v स्क्वायर लिख देता, ये 2 अल्फा रहता, ऑप्शन नहीं देखे मैंने, ये फिर से v हो जाता, तो ये 2 अल्फा v क्यूब मिल जाता, यहीं से मिले। क्लियर है ये? इज दिस क्लियर टू यू पीपल? बच्चों आवाज आ रही है मेरी आपको? यस सर। क्लियर है ये? यस सर। अभी बोलते रहा करो, मालूम तो चले कि सुनाई दे रहा है। ओके, 49 में कोई डाउट? 58, 51st, सर 58, ठीक है। Starting from rest, a particle Sir. moves in the line with acceleration. Acceleration equals to 25 minus t square, 25 minus t square to the power half meter per second square for t lying in the closed interval 0 to 5 seconds. And the same acceleration is equals to 3 pi by 8 meter per second square for t greater than 5 सेकेंड। यानी कि अगर टाइम 0 से 5 सेकेंड के बीच का कोई टाइम है, इंक्लूडिंग दीज टू वैल्यूज, तो एक्सेलरेशन ये थी। जैसे ही 5 सेकेंड से बड़ी हुई टाइम की कोई वैल्यू, तो एक्सेलरेशन ये होगी। हमसे कह रहा है वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 7 सेकेंड, वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 7 सेकेंड। तो सबसे पहले हम ये वाला फंक्शन देखते हैं। एक्सेलरेशन का मतलब dv by dt भी होता है, तो मैंने लिखा dv by dt इक्वल्स टू
25 माइनस टी स्क्वायर की पावर हाफ। इस dt को इक्वल के उधर ले गया तो dt dv इक्वल्स टू दिस मच इनटू dt हो गया। ये फंक्शन इंटीग्रेबल फॉर्मेट में है, इसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो v निकालने के लिए मैं लिखता हूं इंटीग्रेशन, करोगे आप ही लोग। इंटीग्रेशन dv इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 25 माइनस टी स्क्वायर dt का टाइम चेंज करता है 0 से लेके 5 सेकंड के, ये वाला इंटरवल जिसके लिए ये फंक्शन था। और वेलोसिटी कहां से चेंज करती है? स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट दिया था तो 0 से लेके मान लो किसी वैल्यू v तक चेंज कर। इसको सिंप्लीफाई कीजिए टू गेट v, ये आप v ऑब्टेन कीजिए। v1 कह देता हूं, v1 कह देता हूं, तो v1 फाइंड कर लीजिए इससे इंटीग्रेट करके। जब v1 मिल जाए तो अब देखो अगले पार्ट के लिए 5 से 7 सेकंड वाले टाइम के लिए इंटरवल के लिए कहां से कहां तक? फ्रॉम t इक्वल्स टू 5 सेकंड टू t इक्वल्स टू 7 सेकंड वाले के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? जो t इक्वल्स टू 5 सेकंड पे होगी, यानी कि v1। इनिशियल वेलोसिटी हो गई v1। एक्सेलरेशन कितना हो गया? कांस्टेंट दिया हुआ है 3 पाई बाय 8 यूनिट्स का। ठीक है, टाइम कितना हो गया? यहां से यहां तक जाने में 2 सेकंड। मान लीजिए t इक्वल्स टू 7 सेकंड पे वेलोसिटी v हो जाती है, ये आपको फाइंड करनी है। इक्वेशन यूज कर लीजिए v इक्वल्स टू u प्लस at। u का मतलब v1 यहाँ पे फाइंड। अब बोलो बेटा, u का मतलब जो है वो आपके पास, कोई डाउट है इसमें किसी को? आवाज आप लोगों की क्लियर नहीं आ रही है। अगर किसी को डाउट होगा तो आप मेरे को यही क्वेश्चन से फोटो खींच करके भेज दीजिएगा, मैं सोल्यूशन लिख करके भेज दूंगा। क्योंकि तो मैंने समझा तो दिया है, ज्यादा से ज्यादा सिंप्लीफिकेशन का पार्ट रह गया है, वो मैं करके भेज दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 51 में कोई डाउट? 52nd, 53rd, 54th, Sir, 51. 51. The motion of a body falling from rest in a viscous medium is defined by dv by dt equals to a minus v. dv. वैसे तो जरूरत नहीं है, वैसे ही आपको बता रहा हूं। विस्कस मीडियम क्या होता है? क्या है कि जब किसी मीडियम में कोई चीज मूव करती है, एयर में, लिक्विड में, यानी कि किसी फ्लूइड में, तो फ्लूइड क्या करता है? उसके ऊपर एक रेजिस्टेंस फोर्स लगाता है। ऐसी फोर्स को हम विस्कस फोर्स बोलते हैं। अगर आप याद करोगे तो डायमेंशन में हम इस फोर्स को हमने 2-3 बार यूज किया, 6 पाई एटा आर। की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन के लिए, वैसे बता रहा हूँ आपको। ये विस्कस फोर्स है, ये एक तरह की फ्लूइड की फ्रिक्शन है। जैसे आप पानी में अपना हाथ रोज बकेट में नीचे की तरफ मूव कराना शुरू करो तो आपको लगता है ना कि पानी आपके हाथ की मूवमेंट को अपोज कर रहा है, दैट इज विस्कस फोर्स। कोई फ्लूइड कम विस्कस होता है, कोई ज्यादा विस्कस होता है। विस्कोसिटी वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से लिक्विड अपनी लेयर्स के बीच में या फ्लूइड अपनी लेयर्स के बीच में होने वाले किसी भी रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। जैसे आप समझो मेरे पास 2 बकेट्स है, एक बकेट में हनी प्रेजेंट है, शहद, और दूसरे में वाटर, पानी प्रेजेंट है। मैं एक स्टीयरर लेता हूं और दोनों बकेट्स को घुमाने की कोशिश करता हूं, पहले में वाटर और दूसरे में हनी। किसे रोटेट करना, वाटर को या हनी को, किसको घुमाना ज्यादा आसान होगा? वाटर। वाटर कम विस्कस है, हनी बहुत ज्यादा विस्कस है। अगर आप बॉटल्स में ले लो, ये छोटी छोटी बॉटल्स ले ली आपने, एक में शहद प्रेजेंट है और एक में जो है वाटर प्रेजेंट है। आप दोनों बॉटल्स को टिल्ट करो, आप देखोगे पानी बहुत तेजी से फ्लो कर जाएगा, शहद बहुत मुश्किल से धीमे धीमे फ्लो करना शुरू करेगी, क्योंकि वो ज्यादा विस्कस है। हर फ्लूइड की कुछ ना कुछ विस्कोसिटी होती है, एयर की भी कुछ विस्कोसिटी होती है। मोशन को अपोज करने के लिए फोर्स लगाती है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगाती है, इसको हम विस्कस फोर्स कहते हैं। एनी हाउ, ये मैंने वैसे ही आपको बताया, आगे हमारे पास विस्कोसिटी के नाम से पूरा चैप्टर है 11th में। यहाँ पे मैंने आपको वैसे ही बताया है कि क्या होता है, हमारा जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उससे काम चल जाएगा। हमें dv by dt दे दिया गया,
dv by dt मतलब एक्सेलरेशन। हमसे कह रहा है कि फ्रीली फॉलिंग बॉडी है। अच्छा आप सोचो, एक बॉडी है, अगर इसको मैं रिलीज करूं तो इसके ऊपर कौन सी फोर्स लगेगी, क्यों नीचे गिरता है? When I release an object, why does the object falls towards the earth? पता है आपको क्यों फॉल करता है? आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? सर तो क्यों फॉल करता है ऑब्जेक्ट? ग्रेविटी के कारण। ग्रेविटी के कारण। इसके ऊपर एक फोर्स लगती है, अर्थ इसको अपनी तरफ पुल करती है, ग्रेविटी की फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वजह से ये मूव करता है। अब अगर ये विस्कस मीडियम में मूव करेगा तो विस्कस मीडियम भी क्या करेगा, इसके ऊपर एक ऊपर की तरफ, अगर वेलोसिटी नीचे की तरफ है तो वेलोसिटी को अपोज करने वाली एक फोर्स लगाएगा। इसको मैंने कहा, हम ऐसे लिख रहे थे 6 पाई एटा आर बी। अब सोचो अगर ये पूरा टर्म कांस्टेंट है और इसे मैं बी कह दूं तो ये फोर्स बी भी हो जाएगी, और इसके कोई कांस्टेंट फोर्स है इसको मैं ए कह दूं तो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, ए माइनस बी बी। यही आपको इसी फॉर्म में दे दिया, फोर्स ना लेकर के एक्सेलरेशन दे दिया। चलिए यार इसकी भी जरूरत नहीं थी, ये लिख लिया हमने। अब देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है। वेलोसिटी एट टाइम t निकालने का है, इसको ऐसे लिख लीजिए, dv अपॉन a माइनस bv इक्वल्स टू dt। ये dt उधर ले गया, ये पूरा टर्म इधर ले आया। अब ये फंक्शन इंटीग्रेबल है, dv के साथ v वाला टर्म आ चुका है, t का कोई टर्म नहीं है, dt इंडिपेंडेंट प्रेजेंट है। इंटीग्रेट करते हैं इसे, dv अपॉन a माइनस bv इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dt। क्वेश्चन ने कहा था बॉडी फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, तो हमने शुरू में जब रिलीज किया होगा तो उसकी वेलोसिटी जीरो रही होगी और इनिशियल टाइम भी जीरो रहा होगा। टाइम कभी t हो गया और वेलोसिटी मान लो v हो गई। वेलोसिटी आई थिंक निकालना है, वेलोसिटी एट टाइम। इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx इक्वल्स टू ln x होता है प्लस t। इंटीग्रेशन 1 अपॉन a प्लस bx dx, लीनियर फंक्शन होना चाहिए नीचे तभी होगा। तो जो आपके पास x की जगह चीज आ गई, यहाँ x होता था, यहाँ पे a प्लस bx हो गया, तो इस x की जगह भी यही चीज आ जाएगी, यानी कि ये चीज हो जाएगी आपके पास ln a प्लस bx। पर काम यही खत्म नहीं होगा। डिफरेंशिएशन में आप क्या करते थे, अगर ऐसी कोई चीज आती थी तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। इंटीग्रेशन उसका ऑपोजिट प्रोसेस है, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, जो चीज आएगी उससे डिवाइड कर देंगे। इसका डेरिवेटिव b आ रहा है, डिवाइड कर देंगे, प्लस c होता था, प्लस c लिख देंगे। यही अगर ऐसे हो जाए 1 अपॉन a माइनस bx, a माइनस bx dx, तो ये हो जाएगा ln a माइनस bx अपॉन माइनस b प्लस c। तो ये हमारा ऐसा ही फॉर्म है, जैसा ये फॉर्म लिखा हुआ है ऐसा ही फॉर्म है, तो इसका इंटीग्रेशन लिख लेते हैं। तो इसका रिजल्ट आया हमारे पास ln a माइनस bb डिवाइडेड बाय माइनस b करना था, माइनस 1 बाय b मैंने ये लिख दी। वैल्यूज चेंज करानी है 0 से लेके b तक, इधर t आ गया, वैल्यूज चेंज करानी है 0 से t तक। माइनस 1 बाय b तो मैंने एज इट इज लिख दिया, ln लिख दिया। सबसे पहले b की जगह b लिखना है, जब b की जगह b लिखा तो ये एक्सप्रेशन एज इट इज आ गया a माइनस bb। फिर मैंने b की जगह 0 रख दिया, तो ये टर्म 0 हो गया, ln a बच गया। सब्ट्रैक्ट करते थे, सब्ट्रैक्ट कर दिया, और इधर t माइनस 0 आ गया। अब ये रिजल्ट t हो गया, इस माइनस 1 बाय b को उधर ले जाता हूं तो इधर का टर्म हो गया माइनस b इंटू टी, और राइट हैंड साइड पे देखें क्या होगा, ये दो अलग अलग लॉग है, उनके बीच में सब्ट्रैक्शन है, सिंगल लॉग में लिखते हैं इसे ln a माइनस bb अपॉन, मैंने a लिख दिया, b होना चाहिए था, नहीं a था, ठीक है।
ये आ गया मेरे पास। अब कहा इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दो, तो a माइनस बी बी अपॉन a इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस बी टी आ गया। इससे b को सब्जेक्ट बना लो, दैट इज योर आंसर। इससे आप b को सब्जेक्ट बना लेंगे। भैया क्लियर है आप लोगों को? हाँ सर। यस सर। इसके आगे b को सब्जेक्ट बना लेंगे आप? यस सर। ठीक है। 52nd क्वेश्चन में कोई डाउट? 56 सर। 56 पे आते हैं। The deceleration experienced by a moving boat after its engine is cut off is given by dv by dt equals to minus kvq, where k is a constant. If v naught is the magnitude of the velocity at cut off, the magnitude of velocity at time t is given out. कट ऑफ का मतलब है यहाँ पे इंजन जिस समय शट ऑफ कर दिया जाता है, इंजन को बंद कर दिया जाता है, उसे कट ऑफ कह रहे हैं, सप्लाई कट कर दी इंजन से। अब मोटर बोट पानी में मूव कर रही थी, सप्लाई बंद कर दी तो पानी उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से उसके मोशन को ऑब्स्ट्रक्शन होगी और कहीं ना कहीं ये बोट रुक जाएगी। तो चलिए हमें क्या कह रहा है देखते हैं। dv by dt इक्वल्स टू माइनस के वी क्यू। ये माइनस का साइन बता रहा है कि अगर dv पॉजिटिव है तो dt नेगेटिव है, और dt तो कभी नेगेटिव होता नहीं है, टाइम तो हमेशा बड़ा ही होता जाता है। तो dt पॉजिटिव है, dv नेगेटिव, यानी कि वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, रिटार्डेशन हो रहा है। ये रिटार्डेशन की वैल्यू लिखी गई है आपको, एक्सेलरेशन माइनस में दिया गया है, तो इसका मतलब है कि इतनी चीज के वी क्यूब रिटार्डेशन है और माइनस के वी क्यूब आप कह सकते हो एक्सेलरेशन है। ठीक है, अब हमसे वेलोसिटी निकालनी है टाइम की। ठीक है, तो dv अपॉन वी क्यू इक्वल्स टू माइनस के dt। इंटीग्रेट करते हैं dv अपॉन वी क्यू, इसको ऐसे लिख देता हूं, वी क्यू का मतलब v की पावर -3, v की पावर -3 dv इक्वल्स टू माइनस के इंटीग्रेशन dt। जब t 0 था, t 0 वो इंस्टेंट है जिस इंस्टेंट पे इंजन हम बंद कर रहे हैं, उस इंस्टेंट पे हमें वेलोसिटी बताई थी v नॉट है। जब टाइम t हो गया तो वेलोसिटी चेंज होते होते v हो गई। अब ये इंटीग्रेशन का फॉर्म तो ऐसा ही, आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, यानी कि x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो इसको कर लेते हैं इंटीग्रेट, पावर एक यूनिट बढ़ाएंगे, -2 आ जाएगी पावर, -3 प्लस 1 -2, -2 से डिवाइड भी करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस v की पावर -2 अपॉन 2 with v changing from v naught to v equals to minus k t changing from 0 to t। ये माइनस माइनस दोनों तरफ से मैंने हटा दिया, 1/2 एज इट इज लिख लिया कॉमन करके। ये जो था इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, तो अब पहले ये वाली वैल्यू रखी मैंने, 1/v² -1 अपॉन v नॉट का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे kt आ गया। इससे आपको v को सब्जेक्ट बनाना है, क्या बना लेंगे इससे v को सब्जेक्ट? क्लियर है भाई आप लोगों को? यस सर। इससे v को सब्जेक्ट बना लेंगे आप? ये 2 इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये उधर प्लस में चला जाएगा, फिर रेसिप्रोकेट करेंगे। ठीक है, 57th में कोई डाउट? 58, 59, 60th? नहीं है सर। नहीं है, चलिए ठीक है, फिर हमने अपने आज का जो टारगेट रखा था कि हम अपने सारे डाउट्स कंप्लीट करेंगे, वो वाले डाउट बता दो। मैंने बेटा वो डाउट्स लिखे तो थे, लेकिन मेरा ख्याल आज काफी टाइम देखना जरा क्या हुआ, चेक करता हूँ। 12:39 हो गया है। या एक काम करो, आप ही के डाउट्स थे ना, तो मेरे पास क्वेश्चंस तो हैं और डिस्कस भी करने हैं मेरे को, मैं कल के जूम के सेशन में इन्हें डिस्कस कर लूं? करना सर। कल कर दूंगा, कल एक जूम का सेशन रख लूंगा, थोड़े से ही क्वेश्चन है आपके, कुछ के सॉल्यूशन तो मैंने भेज दिए थे, कुछ क्वेश्चन मेरे पास है वो मैं डिस्कस करना चाहता था कल के जूम के सेशन में,
मैं डिस्कस कर दूंगा ये क्वेश्चन आपके। आज का ये सेशन हम यहीं पे ओवर करते हैं। यस सर। ओके।